Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को। हम लोग पिछले दिनों BCD 207 इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने इंटरनेशनल डिक्लेरेशन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल 1990 के बारे में बात की थी। आज हम लोग 2.2 जो यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 1960। 1960 का जो कन्वेंशन है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, हम उसके विषय में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तक आवाज़ ठीक ठाक पहुंच रही होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सदियों से इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब विभेदीकरण। विभेदीकरण किस चीज से? ठीक है कि हम एक चीज को दूसरी चीज से भेद करते हैं तब जाके हम चीजों को पहचान पाते हैं, लेकिन यह विभेदीकरण यदि इंसानों के बीच में होने लगे तो यह सबसे खतरनाक चीज होती है। जब इंसान सभी एक जैसे हैं, ईश्वर ने जब सबको एक जैसा बनाया, नेचर ने सबको एक जैसा बनाया, तो क्या हमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव करने की जरूरत है? लेकिन यह होता रहा है, सदियों से होता रहा है। हम कभी रंगों के आधार पर कर देते हैं, किसी को कह देते हैं ये काला है, किसी को कह देते हैं सफेद है या गोरा है। और ये तो मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारे जानते हैं, जो कलर जिनका डार्क है, ब्लैक है, वो फेयर एंड लवली लगा लगा के गोरा होना चाह रहे हैं। और जो गोरे हैं वो ब्लैक्स को या इस तरीके की चीजों को, डार्क कलर को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसी आधार पर कहीं ना कहीं चल रहा है। अगर आप अमेरिका में भी देखें तो श्वेत अश्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में झगड़े और अभी भी आपको सुनाई दे जाएंगे। फिर उनकी ऊंचाइयों के आधार पर, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, उनके रेजिडेंस के आधार पर, उनके लैंग्वेज के आधार पर, रेस के आधार पर हजार तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होते रहे। तो बहुत जब इन चीज़ों के विषय में बात हुई और ये कहा गया कि भाई ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरी दुनिया से भेदभाव खत्म होना चाहिए, इंसान को इंसान की तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के विषय में बात की और खास तौर पर एजुकेशन में इसको लागू करने की बात की। 15 दिसंबर 1960 में, बल्कि 14 नवंबर से 15 दिसंबर, एक महीना ये कन्वेंशन चला 1960 में, और यहाँ पर एजुकेशन में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। उस समय ये कहा गया कि किसी भी प्रकार के बच्चों को कम से कम, चाहे वो गोरे काले या किसी भी प्रकार के अलग अलग हम करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे उस समय, तो एजुकेशन में इस तरीके की चीज़ें नहीं आनी चाहिए।
एजुकेशन में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये कन्वेंशन लागू हुआ और इस कन्वेंशन में जो सदस्य देश हैं उनके सभी के सिग्नेचर्स हैं और जिन जिन देशों ने सिग्नेचर किए हैं वो देश ये सुनिश्चित करेंगे कि इस डिक्लेरेशन में दिए गए हर चीज़ का पालन किया जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए और वो सुनिश्चित करना स्टेट का काम है, उन देशों का काम है जिन्होंने इस पर सिग्नेचर की हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत भी उस नॉन डिस्क्रिमिनेशन डिक्लेरेशन में एक सिग्नेटरी है। इसमें मेन बातें कई सारी हैं, ये इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 19 तक दिए हुए हैं और उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। हम लोग मोटी मोटी बातों पर थोड़ा सा विचार कर लें। आर्टिकल 1 ये कहता है कि द टर्म डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड्स एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन और परफॉर्मेंस विच बीइंग बेस्ड ऑन रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल रीजन और ओरिजिन, इकोनॉमिक कंडीशंस और बर्थ, हैज द पर्पस और अफेक्ट द नलीफाइंग और इम्पार्टिंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एजुकेशन। ये एक बात जो कही गई, ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी चीज को समाहित करना, विभेद करना या अलग कर देने से रिलेटेड है जो किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को लिमिटेड कर दे। जो और ये विभेदीकरण किस आधार पर होगा? उनकी रेस या नस्ल के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, पॉलिटिकल या किसी और प्रकार की ओपिनियंस के आधार पर, नेशनैलिटी के आधार पर या सोशल ओरिजिन के आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर या उनकी कार्य क्षमताओं के आधार पर, किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं, वो कोई भी चीजें अगर हम उनके आधार पर भेद कर रहे हैं तो ये गलत होगा। तो विभेदीकरण में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन्होंने इसमें आर्टिकल 1 में कहा कि हम इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को विभेद नहीं करेंगे, किसी को इंफीरियर, किसी को सुपीरियर वाली बात नहीं करेंगे। एजुकेशन सभी के लिए बराबर होगी और वहाँ थोड़ा अलग करना पड़ता है क्योंकि उनके अपने कुछ धार्मिक वो हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा ना हो कि लड़कों के स्कूल ज़्यादा अच्छे हों, लड़कियों के स्कूल बेकार कर दिए जाएं, या लड़कियों के अच्छे हों, लड़कों के बेकार कर दिए जाएं। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना सरकारों की जिम्मेदारी है। उनका किसी भी प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स आप बनाएंगे तो वो वहाँ पर बनाएंगे। और पेरेंट्स को या लीगल गार्जियंस को, सबको वहाँ पर आपको सुनिश्चित करना होगा कि उनकी भागीदारी भी वहाँ पर हो।
आर्टिकल 3 कहता है, in order to eliminate and prevent discrimination within the meaning of this convention, state undertake to abrogate any statutory provisions and any discriminative instructions and to discontinue any administrative practices which involve discrimination in education. मतलब शिक्षा में किसी भी प्रकार के जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, किसी भी प्रकार के विभेदीकरण वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रैक्टिसेस हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हों, चाहे प्रशासनिक तौर पर इंस्ट्रक्शंस की बात हो कि लड़कियां ऐसा करेंगी, लड़के ऐसा नहीं करेंगे। मतलब जैसे एक छोटी सी बात है कि हमने ये कहा, अब डिस्क्रिमिनेशन में देखते हैं ना, अक्सर कई जगह पर इस पर भी सवाल उठाया गया, लड़कियां साड़ी पहनेंगी, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे, ये ड्रेस कोड बन गया, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है? बताइए। नहीं सर, नहीं हो सकता ना, ये आप कह रहे हो, लेकिन इसको भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर देखा गया कि पैंट शर्ट एक ऐसी चीज है जो लड़का पहने चाहे लड़की पहने। हाँ सर, आजकल सब कुछ होता है, वही तरह हो सकता है। आजकल मतलब क्या, जो भाई ये तो एक ऐसी ड्रेस है जो सभी लोग पहन सकते हैं। सर पैंट शर्ट तो आजकल लड़कियां भी पहन रही हैं सर। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि जब सभी लोग पहन सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा कि लड़कियों को आपने साड़ी पहनने पर विवश किया। ये चीजें नहीं तो इंस्टीट्यूट को देखना पड़ेगा कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हो जिसके आधार पर भी एजुकेशन में विभेद होगा, उन सारी प्रैक्टिसेस को रोकना काम है। ऐसे ये जिसके आधार में प्रकार का विभेद हो रहा है तो भी उसको रोका जा सके। कई इंस्टीट्यूट कहते हैं कि भाई हम लड़कों को इतने परसेंट लेंगे, लड़कियों के इतने परसेंट लेंगे, वो भी एक गलत चीज है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के भी हमने डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट अगर हो रहे हैं कि जहां पर पब्लिक अथॉरिटी द्वारा बिटवीन नेशनल्स एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और नीड in the matter of school fees and the grant of scholarship or other forms of assistance of pupil and necessary permits to facilitate and this type of things। मतलब इसका एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर स्टेट, अगर कोई प्रशासनिक तौर पर इस तरीके की प्रैक्टिसेस कहीं पर हैं जहां पर एडमिशन से रिलेटेड, जहां पर मेरिट की बात नहीं कही गई हो, अगर मेरिट है या कोई और एंट्रेंस टेस्ट है वो तो एक अलग बात है, वरना कई बार होता यह है कि हम यूपी में हैं, हम तो साहब केवल यूपी के बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये विभेद हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी अलग जगह के कारण से, किसी और जगह का रहने वाला कोई है, उसके आधार पर आप उसे एडमिशन से रोक नहीं सकते। स्टेट की पॉलिसीज कई बार होती हैं कि स्कॉलरशिप हम केवल अपने ही स्टेट के लोगों को देंगे, तो ये एक पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जहां तक हो ऐसी पॉलिसीज ना बनाई जाए। लेकिन उसमें होता क्या है कि कई जगह हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, हर स्टेट अपनी अपनी जगह से लोगों को स्कॉलरशिप्स देता है। अब जैसे कोई मध्य प्रदेश का बच्चा है, लेकिन सर ये भी सर लैंग्वेज के आधार पर हैं, सही मायने में कि वो स्टेट दे जिन जहाँ के होता यही है सर। लैंग्वेज के आधार पर विभेदीकरण होता अभी भी हो रहा है सर, होता है सर। पंजाब है, इसको सुनिए, समझिए कि क्या हो रहा है ना, इसको समझने की बड़ी जरूरत है। बात सही है यहाँ पर कि लैंग्वेज के आधार पर हो रहा है। अमूमन जो स्कॉलरशिप्स वाला मामला है उसमें ये होता है कि बच्चा पढ़े चाहे कहीं भी, लेकिन वो उस जगह के इंस्टीट्यूशन से लिखवा के लाएगा और कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, और वो अपने स्टेट में उसके एप्लीकेशन देगा कि मुझे स्कॉलरशिप दी जाए, तो ये तो ठीक है, यही हम बोल रहे हैं। ये होता है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का अपने स्टेट के लोगों के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी होती है, तो वो लोग अपने अपने क्योंकि उसका बजट भी उसी के हिसाब से होता है। लेकिन हम ये कह दें, जी सर, अच्छा ये डिपेंड करता है हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर
जैसे हम लोग हैं, अपने यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी कहलाती है नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। तो नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी कहलाने के बाद ये विभेद नहीं कर सकती कि हम मध्य प्रदेश वालों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे, कि फलाने को नहीं देंगे, कि ढिमाके को नहीं देंगे। ये नहीं कर सकते क्योंकि ये नेशनल लेवल पर है। प्रणाम सर, मैं मोनू सिंह सर बोल रहा हूँ सर। excuse मैं me, एक बात कहना चाहूंगा बोलिए। सर। अभी आपने जैसे नेशनल रिहैबिलिटेशन की जिक्र की, तो थोड़ा सा मुझे एक बात ध्यान आई कि पिछली बार एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी हॉस्टल की। उसमें ये लिखा गया था कि अदर स्टेट वालों को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। तो इस पे सर मैंने यही बात रखी थी कि अगर नेशनल रिहैबिलिटेशन है तो किसी बच्चे को आप हॉस्टल देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। सही है। तो सर ये ऐसा, फिर अगर वाकई में नेशनल है तो फिर नेशनल रिहैबिलिटेशन इसमें अगर नाम में लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम नहीं जानते कि ये वाकई है कि नहीं है ना। सर मेरा भी एक है सर। जब नेशनल लिखा है तो मतलब लिखा है, बात खत्म हो गई। अब वो नेशनल नेचर पर होना है। दूसरी बात कि जब एडमिशन में दिव्यांग बच्चा कहीं का भी हो, हम उसे बराबर का दिव्यांगता मानते हुए उसको हम रिजर्वेशन देते हैं, ठीक। तो हॉस्टल देना जी सर। या स्कॉलरशिप देना, उस पर हम विभेद नहीं कर सकते, बिल्कुल सर। नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसकी एक अपनी वो हो सकती है कि उस समय उसने किस खास बंदोबस्त के तहत ये बात कही हो, वो एक अलग जी मसला हो सकता है। लेकिन आमतौर पे इस तरीके की चीजें नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है और वो जी सर। यहाँ हॉस्टल, उसने पहले पूछा है कि भाई मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, या हॉस्टल की फैसिलिटी है, तो ठीक है। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हॉस्टल सभी को मिले, लेकिन हाँ ये फैसिलिटी तो है, बात सही है सर। जगह है, वो मेरिट में आता है, आपने जो क्राइटेरिया बनाया है उसके आधार पर उसका नाम आ जाता है, तो क्यों नहीं देंगे। और अगर नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा यहाँ आके पढ़ेगा क्यों। आप जी ये सर। नहीं कह सकते कि भाई हम अपने स्टेट वालों को देंगे, दूसरे स्टेट को नहीं देंगे। आप ये कहिए कि इस मेरिट लेकिन में सर जो उसमें हमने जो कोई भी मेरिट नेशनल एक लिखा बनाई, हुआ तो सबको देना उस चाहिए। मेरिट पे अगर कोई बच्चा आता है तो हम देंगे, और जी जो मेरिट में नहीं आता उसको नहीं देंगे। तो उसमें चाहे कोई बिल्कुल भी सर, हो, यही होना वहां चाहिए। पर बिल्कुल वहां सर। पर समझ में आती है बात कि भाई इस मेरिट, जो भी हमने क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड बनाया, उसमें अगर कोई बच्चा नहीं आया तो वो डिमांड नहीं है उसकी, भाई ठीक है कोई बात नहीं, बाहर लेके कमरा पड़ेगा। लेकिन ये कह देना कि हम नेशनल होने के कारण से, स्टेट का होने के कारण से, या सिर्फ काले को देंगे गोरे को नहीं देंगे, गोरे को देंगे काले को नहीं देंगे, छोटे को देंगे मोटे को नहीं देंगे, ये कोई बात नहीं है। वही चीज सर। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। वो सर चीजें हम लोगों को मेरे देखना मेरा पड़ेगा। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर देखिए, राज्य को तो बेसिकली सर मान लीजिए होता है ऐसा कि अपने ही नागरिक को देना है, ठीक है, अपने ही राज्य को ध्यान देना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सर लैंग्वेज के आधार पर विभेदीकरण होता है सर। ये क्यों होता होता है है, सर? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करती है सर? नहीं होना चाहिए, यही बात तो हो रही है, यही बात तो आ रही है कि नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले एक मूवमेंट अभी छिड़ा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नौकरियों में हम अपने ही स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। बिल्कुल सर। अभी अभी हुआ है ना, कुछ दिन पहले जी भी ये बवाल चला है। हाँ बिल्कुल सर। और आपको याद होगा कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के एनजीओज या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। उनका ये जी कहना है कि भारत एक गणराज्य है और एक संघीय ढांचा है। अगर हम इसको एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं, तो ये राष्ट्र के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस देना या नहीं देना वाली बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। हमें संघीय ढांचे के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। अगर आपने एक एडवर्टीजमेंट नेशनल लेवल पर दिया है तो लोग स्वतंत्र हैं वहां से अप्लाई करने के लिए और नौकरी पाने के लिए। और अगर ऐसा जी होने लगा तो यूपी एक अलग देश बन जाए और मध्य प्रदेश अलग देश बन जाए, तो सब देश ही बनते रहे, भारत कहाँ है। नहीं तो बस ऐसा तो अभी हो ही रहा है दिल्ली में, जैसे जो नहीं नहीं, दिल्ली में हुआ टीचर की नहीं वैकेंसी वो, निकलती है उसमें। कुछ हाँ उन्होंने किया, लेकिन उस पे उनका एक अलग मसला है। वो ये कहते हैं कि हमारा अपने स्टेट के लोगों को बढ़ावा देने का भी तो काम है। मान लेते हैं, चलो ये जी तो दिल्ली फिल्ली वाली बात तो छोटी छोटी हो गई। सपोज हम चले जाते हैं आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इधर चले जाते हैं। अगर वहां पर काम करने वाले दूसरी जगह से लोग ज्यादा हो जाएं, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज में काम हो रहे होंगे वो सब बाधित हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाला तो जानता नहीं है उस भाषा को।
बिल्कुल इसीलिए जब ये बात लोकल लोग वहां पर पहुंचेंगे अपनी शिकायतों को लेके, अपने कामों को लेके, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए वो ये पॉलिसी बनाने की कोशिश में तो है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने यहाँ जो स्टेट की सर्विसेज हैं, स्टेट की सर्विसेज में तो चूंकि स्टेट सर्विसेज है ना वो, तो इसलिए स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस देंगे, मान लिया। लेकिन सेंट्रल की सर्विसेज में आप स्टेट या किसी खास लैंग्वेज और इस तरीके की चीजों को प्रेशराइज अगर दे रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन है और इसी के अगेंस्ट लोग चले गए। तो ये तो एक धंधा चल ही रहा है, लेकिन इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। खासतौर पे जब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या प्रेफरेंसेस अलाउ नहीं हो सकते। ठीक है। आर्टिकल 4 एक नई बात कहता है, वो कहता है इस कन्वेंशन के अनुसार स्टेट्स को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, चाहे वो नेशनल पॉलिसीज हो या नेशनल पॉलिसीज के अनुपालन में और कोई पॉलिसी बनानी हो, जिससे कि कोई भी मेथड, कोई भी वातावरण, कोई भी सर्कमस्टेंसेस जो नेशनल यूसेज के हैं, जिससे क्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को या ट्रीटमेंट इन द मैटर ऑफ एजुकेशन हो, इन सब को हम लागू कर सकें। मतलब आप ऐसी कोई पॉलिसीज बनाइए जिससे हम सब लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज दे सकें, बराबर के लोगों को मेथड्स, एप्रोप्रिएट मेथड्स इस्तेमाल कर सकें, उन्हें अवसर दे सकें कि वो कोई ना कोई काम कर सकें। जैसे आप एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी लागू कर सकते हो, सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स जनरली अवेलेबल इन एक्सेसिबल टू ऑल, ये बात कर सकते हो, यानी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी की बात कर सकते हो। हायर एजुकेशन में भी इक्वल एक्सेस की बात कर सकते हो, इंडिविजुअल कैपेसिटीज की बात कर सकते हो। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं यहाँ पर एमएड में भी, तो एमएड में मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि मास्टर्स लेवल सबके लिए नहीं हो सकता, ग्रेजुएशन सबके लिए हो सकता है। ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएट लेवल तक, बैचलर्स लेवल तक कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहे, वो सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल करिए। लेकिन जैसे ही आप मास्टर्स पे पहुंचते हो, तो मास्टर्स जो है वो एक रेगुलर तरीके के एफर्ट्स नहीं चाहता। मास्टर्स डिग्री जो होती हैं वो एक्सीलेंस चाहती है, और एक्सीलेंस के लिए अगर कोई व्यक्ति बिलो एक्सीलेंस है, बिलो एवरेज है, तो वो व्यक्ति एक्सीलेंस नहीं ला सकता, 100%। या फिर वो उतनी मेहनत करे कि अपने आप को बिलो एवरेज से ऊपर लेके जाए। और एक्सीलेंस सर्विसेज हमेशा मास्टर्स लेवल पर काउंट होनी चाहिए, इसीलिए मास्टर्स लेवल सबके लिए नहीं होना चाहिए। जो अपनी एक्सीलेंस को शो करे उसको मास्टर्स में आप दो, वो दुनिया का किसी भी कोने का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अपने पास ऐसे बच्चे मास्टर्स लेवल में भी आते हैं जो हमारे यहाँ के डिप्लोमा लेवल से भी गए बीते हो सकते हैं, जिन्हें 5वीं तक के बच्चा 2 मिनट में बेवकूफ बना के निकल जाएगा। ये बात हकीकत है सर, बिल्कुल। क्या आप ऐसे स्थिति में, क्योंकि मास्टर्स आप मांग रहे हो कहाँ, जो हायर एजुकेशन को पढ़ाने के लिए, जैसे टीचर बनाने के लिए आप मास्टर्स डिग्री मांगते हो, और पता चला मास्टर्स होल्डर एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, तो वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी हो, उसकी नॉलेज और कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि वो एक लाइन सही तरीके से लिख ले। तो क्या वो अगर एक मास्टर ट्रेनर बन जाएगा तो वो टीचर कैसे पैदा करेगा, और फिर उसके बाद में वो आगे कैसे जाएंगे? तो इसका मतलब है कि आपको मास्टर्स पर, इसीलिए उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में इंडिविजुअल कैपेसिटीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और उस कैपेसिटीज के आधार पर हम कोई विभेद नहीं करेंगे। पता चला यही कारण है ना। कुछ कह रहे थे? हेलो हेलो, कोई आवाज कट रही है किसी की? कर दी सर आवाज। अरे सर आप की शिक्षा जो पद्धति है बहुत गड़बड़ है। देखो बेटा, आवाज कट रही है आप लोगों की। कौन बोल रहा है? पवन कुमार मिश्रा। सर आपकी कट रही है सर आवाज। हमारी भी कट रही है जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ, आपकी ठीक आ रही है सर, आपकी ठीक आ रही है। सर आपकी ठीक आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि अपने भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है और जो यूएसए वगैरह की पॉलिसी है, उसमें बहुत डिफरेंस है। यही इन्हीं रीजन को लेकर जो आप बता रहे थे।
हाँ, जैसे अपने यहाँ यूपीएससी को सबसे अच्छा माना जाता है सर्विस में, हाँ, और जो अमेरिका वगैरह है वहाँ पे जो एजुकेटर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और जो वहाँ क्रीम होते हैं, जो मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें शिक्षक के उस पे पोस्ट पे वो किया जाता है। तो वहाँ की एजुकेशन ब्रिलियंट है, और अपने यहाँ की एजुकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि अपने यहाँ टीचर ही ऐसे हैं, तो फिर ड्रॉबैक तो होना ही है, जाहिर सी बात है। बेटा हमारे यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी खराब नहीं है, जी सर। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन खराब है। हाँ वही सर, इस पॉलिसी इम्प्लीमेंट। को इस पॉलिसी को सबने अपने अपने हिसाब से समझा और जी सबने अपने अपने हिसाब से उसको लागू कर लिया। जापान में, जी मुझे एक बात बताइए, आप, छोटी सी चीज है, आप कल को पीएचडी कर लेते हैं, जी सर। ठीक, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूं, और लगभग हर आदमी हर एक से पूछता ही होगा बिल्कुल सर। कि भाई आपने यहाँ तक की पढ़ाई कर ली, पीएचडी हो गए, आप तो बहुत बढ़िया मास्टर्स डिग्री हो गई, क्या करना चाहते हो? सर हम कोशिश करेंगे कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। मिल जाए भाई बिल्कुल। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए तुम्हें? पहली बात, केवल जी सरकारी ही क्यों चाहिए? अरे सर बस सरकारी में तो जो मजा है वो तो है ही नहीं, वो मजा वजा नहीं है, वो तुम इसलिए चाहते हो कि वहां जा, सब हम देख रहे हैं अपने आसपास के लोग जो एक बार आ गए नौकरी में वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जब फ्री में बैठ के तनख्वाह मिल रही है तो क्या दिक्कत जी। आ रही है? तो ये जब मॉडल हमारा जब समाज में जाता है तो समाज के सब लोगों के मन में ये चीज आती है कि यार ये बढ़िया नौकरी है, फ्री में बैठे बैठे जब मिल रहा है तो कौन सी दिक्कत है। सही बात है। लेकिन होता क्या है, पीएचडी वाले को हम लोग लेते हैं हायर एजुकेशन में। अब आप देखिए कि जो यूजीसी ने लागू कर दिया कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो नए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होंगे, पीएचडी कंपलसरी है। अगर आप पीएचडी नहीं है तो हम आपको नहीं लेंगे। जी प्राइमरी एजुकेशन में पीएचडी कंपलसरी नहीं है, वहां जी पर हम घोड़ा गधा लेंगे, जी है कि नहीं? जी सर। जबकि यही चीज अब आप जापान में चले जाइए। जापान में क्या होता है, पीएचडी स्कॉलर्स अगर हैं, जिसने पीएचडी कर रखी है, जी वो हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, जाएंगे सीधे हाँ जी। प्राइमरी में। जी सर क्यों? ये बात सही है। उनका उनका थोड़ा सा फंडा दूसरा है, वो ये कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन ही हमारा वो बेस लाइन है, जहां पर अगर हमने बच्चे को सबसे ज्यादा मजबूत नहीं किया तो आगे की इमारत पूरी सत्यानाश है। ये हकीकत है सर, बिल्कुल और हम 100%। क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में जो सत्यानाश हो चुका है, हम हायर एजुकेशन में चाह रहे हैं कि हम उसे पॉलिश करके सही कर दें। कैसे हो जाएगा? ये हो ही नहीं सकता सर, जब तक बेस मजबूत नहीं इमारत होगा तब की तक आप नींव कर नहीं। है नहीं, टेढ़ी है दीवारें, उसके बाद में कितना भी प्लास्टर करके पेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला, वो थोड़ी बहुत तो टेढ़ी रहेंगी। रहेगी ही। सर मेरा मानना एक चीज और है सर, कि कोई भी कंपेयर अगर किया जाता है ना, तो अपने इंडिपेंडेंस, जैसे मान लीजिए अमेरिका बहुत पहले इंडिपेंडेंस हो चुका था, और भारत कब इंडिपेंडेंस हुआ था, थोड़ा दुरुस्त दुरुस्त होने में टाइम लगता है सर। अब अमेरिका और इंडिया से कंपेयर नहीं हो सकता है। बात सच है, लेकिन ऐसा है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। समय भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमेरिका जब आजाद हुआ था वो समय कुछ टेक्नोलॉजी और के था, विस्फोट का नहीं था। वो नहीं था, सही बात है, बिल्कुल सर, सही आज कह रहे की हैं। तारीख में आपका समय एजुकेशन में और पॉलिसीज के विस्फोट का समय है, टेक्नोलॉजी के विस्फोट का समय है। मैं तो आपको एक बात और बहुत बता देता हूँ, आप 70 साल सर से ऊपर हो चुके हैं इसके लिए आपका सर, देश आजाद हुए। सर नहीं सर, हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये वही इंडिया में ही तो केरल है, केरल कहीं दूसरी जगह तो है नहीं। आज केरल का लिटरेसी रेट देख लीजिए आप, केरल के जो मैं शिक्षा है उसकी पद्धति देख लीजिए। मैं उसी चीज के ऊपर अब आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हमें ये भी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि जैसे हिंदुस्तान आजाद हुए, अब 70 साल से ऊपर हो गए, इन 70 सालों में हम कहां से कहां तक की दूरी तय करके आए, एक बात। और कोई देश अभी, मेरे सामने की बात है कि एक देश आजाद हुआ 1998 में, ठीक, 1998 में कोई एक देश आजाद हुआ है। मैं जब वहां गया तो वहां पर एजुकेशन जो थी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन मेरे देखते देखते 3 सालों के अंदर एजुकेशन इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी बदली है कि हम लोग ये समझ नहीं पाए कि भाई इतनी तेजी से कोई चीज कैसे बदल सकती है। कारण उसका जानते हैं कि हमने 1947 में आजादी पाई और पहला कंप्यूटर शायद मैंने तो अब कम से कम बता रहा हूं 1998 में देखा पहली बार, पहला कंप्यूटर की शक्ल होती कैसी है। और जो व्यक्ति 1998 में आजाद हुआ है उसने 1998 में ही कंप्यूटर भी देख रखा है, ठीक।
तो वो व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता रहे और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमारा थोड़ा सा लग गया। दूसरी चीज है कि हमारे हर स्टेट की भी स्थितियां अलग अलग हैं। अभी जैसे केरला का आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी बात है। वहां पे देखो लिटरेसी रेट काफी है, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, सुविधाओं के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो खैर कुल मिला के स्थिति ये है कि ये राज्य सरकारों को, राज्य का मतलब यहाँ पर हम यूपी और मध्य प्रदेश और केरला और महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्टेट का मतलब है पूरा एक नेशन, देश की बात हो रही है कि सरकारों को इस तरीके की पॉलिसीज बनानी होंगी कि वो इन सब चीजों को सुनिश्चित कर सके, असिस्टेंस दे सके, इंडिविजुअल कैपेसिटीज की बात कर सके, उनकी कंडीशंस को बना सके कि उनके पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, उनके लेवल क्या होंगे। कर रहा हूं कि आप यहीं पर लखनऊ में ही रहते हैं, आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन देंगे? तो अगर एक सवाल पूछा जाए तो लोग कहेंगे साहब सेंट जॉन्स में दे सकते हैं, मार्टिनियर में दे सकते हैं, है ना, डीपीएस में दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ पर है पिंक सिटी में, सर मेन चीज है कि अपने यहाँ भारत में सर ज्यादातर पेट भरने के पीछे लोग ज्यादा पड़ रहे हैं, इसलिए एजुकेशन का जो है महत्व बहुत बेटा ज्यादा अब नहीं आप रहा लोग है। पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप एक टीचर बनोगे, इसीलिए अब दूसरों ने क्या किया वो छोड़ दो। अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इन चीजों की अगर पकड़ बना के रखते हो कि हाँ भाई चलो ये इसके पीछे कारण हो सकते हैं, मैं जब बनूंगा टीचर तो मैं कम से कम ये चीजों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग जो डिस्कशन है वो बेसिकली इन चीजों के ऊपर है। लेकिन सर एक एक चीज ये भी है ना सर, 2 4 10 लोगों से हो नहीं सकता। अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो बहुत लोग उसके उसमें बेटा खड़े हो भाग जाते तो हैं। अकेला चना फोड़ देता है। ये सर मोनू की बात सही है, अगर 500 लोगों में 5 लोग अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर 498 लोग गलत कर रहे हैं तो उनका बोलबाला रहेगा सर, 4 मानता लोगों को हूँ, 2 लोगों को नहीं रह मानता हूँ, सकता। मानता हूँ, सही लेकिन आप अपने रास्ते पे चल सकते हैं, दूसरा ज्यादा अपने होता रास्ते पे चलता रहे। अपने को क्या करना, अपना अपना रास्ता बनाते रहे। अगर हमारे हालात से आप ये देखो ना, हम 2 लोग हैं मान लीजिए, और हम 2 लोगों ने अपने पूरे 20 साल के जीवन में हर साल 50 बच्चे भी ढंग के तरीके से पैदा कर दिए, तो ये 50 बच्चे इंटू 20 साल कितने हो जाएंगे? एक आदमी का बता रहा हूं, जी ऐसे दूसरे आदमी का। तो वो नहीं, धीरे हाँ ये धीरे बात संख्या तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बढ़ेगी, बात है सर आपकी, बिल्कुल वो सही बात संख्या तो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक दिन में ना हुए हैं हम, ना एक दिन में हम आबाद होने वाले हैं, ये बात है। सच और है। सर एक चीज मुझे ये भी लगती है अपने, जहाँ जो जैसे मुझे शिक्षा का जो लगता है कि जो लेक्चर में हमने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा है, मैंने बीए भी यहीं से किया, एमए भी किया, कि जो लेक्चर पढ़ाया गया अगर उससे हटके आप पेपर में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तो मैंने बहुत से अधिकांश लोगों को देखा है कि अगर उससे आपने हटके लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, आपने कितना भी अपना एफर्ट लगाया हो, पर उसमें नंबर नहीं मिलेगा आपको। अब और वो जो अपनी क्लास अपनी में सोच लेक्चर है हुआ लोगों है की। उस लेक्चर को ही आपने उतार दिया नेट टू नेट, तो तो आपको आप 100 सबसे में अच्छे 100% मिल गया। यही फर्क है एजुकेशन में, और यही फर्क है बाकी दूसरे स्ट्रीम्स में। हमेशा ध्यान और मैंने रखिए। कई बार देखा सर, मैंने ये चीज के, अगर आपको जो बीए में पढ़ाया तो एमबीए सुन कैसे व्यक्ति का आगे डेवलपमेंट हो, आगे जब उसकी इसे इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बेंस और इंटेलेक्चुअल कचरा। बिल्कुल इतनी यदि अब फ्रीडम है कि आपको, हम अपनी बात रख ले रहे हैं, लेकिन और कहीं तो रख भी नहीं सकते ना, ये भी समस्या है। नहीं ऐसा नहीं करना, तो लोगों को यही चाहिए कि भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर हमने जो चीज पढ़ा दी और वही चीज आप भी पढ़ लिए, तो आप में और मुझ में फर्क क्या हुआ? उतनी मान ही लीजिए अकल अगर आप जो तुम पढ़ा मेरी रहे है। हैं वो चीजें हमें समझी, अगर उन्हें हमने अपने शब्दों में डिक्टेट कर दिया, हाँ अगर गलत कुछ कचरा लिख रहे हैं तो आप काट सकते हैं, बेशक बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर जो देखिए आपने बहुत पढ़ाया उसको सिंपल मैंने सी बात है, समझा। टीचर एजुकेशन में बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूं, बाकी के जी आप खुद समझदार हैं। जी सर। मैं इतने सालों में यहां तक पहुंचा हूं, 27 28 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए।
जी इन 27-28 सालों में मैंने अपने ज्ञान को किसी ना किसी तरीके से तो बढ़ाया ही होगा। बिल्कुल सर, चाहे बिल्कुल। किसी का चोरी किया हो, किसी से सुन के बढ़ाया हो, किसी का पढ़ के बढ़ाया हो, चाहे अपने एक्सपीरियंस से हो, लेकिन कुछ तो बढ़ाया होगा। बिल्कुल सर। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब तुम्हें पढ़ाऊं तो मैं अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे सामने रखूं। बिल्कुल। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज सीखी है तो तुम भी वही सीखोगे, पहले तुम भी करो फिर तुम सीखो ना। अगर तुमने मेरे एक्सपीरियंस से 2 बातें सीख ली, तुम्हें मालूम है कल मैंने एक बहुत बढ़िया चीज ढूंढी है। जी एक खास चीज है जिसे अगर आप खा लो, अपनी सब्जी है 50 हम लोग रोज सब्जी खरीदते हैं ना, जी मान लीजिए एक सब्जी है, उसको अगर आप खा लोगे तो वो आधे घंटे बाद पेट में आपके बम की तरफ फटेगी और आप खत्म हो सकते हो। ये नई बात मुझे कल पता चली। अब वो सब्जी मैंने जी। लेकर आया हूं, ठीक। अब ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको हाँ, बता दिया। आपका एक्सपीरियंस, बिल्कुल सर। अब आप क्या करोगे, आप पहले जाओगे उस सब्जी को खरीद के लाओगे, पकाओगे, खाओगे, आधे घंटे बाद बम्स की तरफ फटेगी, जब मर जाओगे तब आप बताओगे कि हाँ साहब वो सही कह रहा था। क्या ये एक्सपीरियंस है? तो एक्सपीरियंस बिल्कुल क्या नहीं हुआ? है। एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने बता दिया, आप मेरे से कहोगे साहब कौन सी सब्जी है बताओ, अच्छा भाई फलानी जड़ है, ओके, इसका मतलब ये सब्जी का बारे में ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इससे बच के चलें। यही तो हुआ बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस, ये आपका ये अपना हुआ है, हुआ। बिल्कुल। दूसरा हुआ कि आपने देखा, बोले हो सकता है कि सर आपके साथ ऐसा हो गया हो लेकिन 50 लोगों ने और खाई, उनके साथ नहीं हुआ। नहीं इसका हुआ। मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके साथ में कुछ और चीज भी खाई होगी तब ये हुआ होगा। तो बिल्कुल। ये कौन पता लगाएगा? ये मैंने तो आपको बताया नहीं, ये आप पता लगाओगे। आपको यानी लगाना पड़ेगा, कुल बिल्कुल। मिला के स्थिति ये है कि इन 27-28 सालों में मैंने जो अपना ज्ञान लिया है वो ज्ञान मैंने आपके पास दिया, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, कि करना भी है कि नहीं भी करना है, उसके अलावा कुछ और भी लेना है, वो कौन किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। वो हम लोगों की इसीलिए जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल ग्रोथ ये बहुत जरूरी है। यही डिस्क्रिमिनेशन हर इंसान का होना चाहिए, होता है, बिल्कुल। यहाँ नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। यहाँ तो विभेद है ही है, वो तो पक्का चाहिए कि अगर मैंने आपको बना के लोग सामने दिया तो हमें और बाकी को नहीं हुआ, ज्ञान का चार होगा, जो बढ़ोतरी हो वो कभी नहीं होगी। में आएगा सर। सीमित है, वो जो मैं कर रहे हैं वो थैंक यू। आर्टिकल 5 भी कहता है, वो के ऊपर की जिम्मेदारियों की बात करता है कि एजुकेशन को कैसे डायरेक्ट करोगे, पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उनके फंडामेंटल फ्रीडम आप कितनी दोगे, उनके एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे, उनकी समझ को बढ़ावा दे, टॉलरेंस को, फ्रेंडशिप को बढ़ावा दे, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं, जिसमें काफी सारी चीजें हो सकती हैं। लगभग 19 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश है कि भाई आप जी तक सर। ये बातें पहुंच जाएं, ठीक। और बाकी तो फिर अब मैं क्या कहूं, है ना। लेकिन कुल मिला के भाई मेरा मानना, और मैं आपको भी यही कहूंगा कि जी कभी भी किसी दूसरे की कही हुई बात पर मत जाइए, ठीक। जी। किसी को बारे में ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है। हम लोगों को ये बिल्कुल। ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके खुद के करे से होंगी, मेरे करने से, नहीं मेरे सर, हम करने से नहीं होंगी। नहीं सर, जब हम टीचर बनेंगे तो सर निष्पक्ष ही करता बिल्कुल। रहे। और टीचर्स को ये भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे आपका कूड़ा संभालने वाले कूड़ेदान नहीं है। हमने जो अब पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, हमने लेकिन हमने उसको सर समझना। मतलब बीए में भी प्लेटो को पढ़ा, एमए में भी प्लेटो को पढ़ा, बीए में भी अरस्तु को पढ़ा, एमए में भी अरस्तु को पढ़ा। हाँ, वही डेफिनेशन, वही। उसमें कोई नया इन्वेंशन हो, अगर कोई नई चीज हो तो बच्चा सीखे,
अगर उसको ही अगर रटता रहेगा तो बच्चे का ज्ञान कैसे बढ़ेगा? आपने ये तो देख ही लिया होगा, मैं आपको ना तो किसी किताब से पढ़ाता हूँ, नहीं नहीं, आप सर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका लेक्चर सब बहुत अच्छा लगता है। मैं जनरल सी बात बोल रहा हूँ। जी ऐसा नहीं है, ये तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए आप कह सकते हो भाई पीछे बैठ के क्या कर रहे हो, हमें क्या मालूम है ना? नहीं नहीं सर। तो लेकिन मैं कभी किसी किताब से इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए कि आपको हमेशा चीजों को समझना आना चाहिए, बस उसके बाद में उसका एप्लीकेशन तो आप कर ही बस लोगे। यही सर मुझे लगता अगर है, मैंने जहाँ तक मुझे मालूम अगर मैंने एक चीज दुनिया में सीखी थी, मनुष्य ने एक सबसे पहले एक चीज सीखी थी, है। जी आग का आविष्कार किया। जी उस आग के आविष्कार से बढ़ता बढ़ता वो लेजर तक पहुंच गया। पहुंच गया, सही बात है। उस आग से उसने दो चीजें सीख ली, खाने से जलाऊं, घर जलाने के लिए आग कैसे जलाऊं। सही ठीक, है। यानी उसकी एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं, जान बचाने में भी कर वो सकते जान हैं, लेने भी कर सकते हैं। ऑपरेशन वगैरह होते हैं, और जान लेने के लिए भी कर ही रहे हैं। बिल्कुल। एप्लीकेशन कौन तय करेगा? एप्लीकेशन स्टूडेंट जो भी नया आएगा वो उसके पास अपनी एक अकल होगी, वो अपने हिसाब से काम को सीख लेगा, कर लेगा। दूसरी चीज मैं आपको एक छोटी सी एक वो बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। सर टाइम भी हो गया सर, अगली क्लास बस के लिए। बस बिल्कुल 2 मिनट में खत्म करता हूँ। एक स्टूडेंट था हमारा, एक स्कूल में हम लोग पढ़ाते थे, मैं उस जी समय कोऑर्डिनेटर हुआ करता था। तो उस जी स्कूल में दो बच्चों के बीच में बड़ा कंपटीशन था। एक जी दिन जब पेरेंट्स मीटिंग थी तो दोनों बच्चों की माएँ आपस में झगड़ पड़ी। भाई पूछा क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कह रहे मेरे बच्ची के नंबर कम आए हैं, लड़के के नंबर कम आए हैं, लड़की के नंबर ज्यादा आए हैं। भाई ऐसा क्यों जी हुआ, दिखाओ जरा। देखा तो आंसर दोनों के सही हैं, लेकिन फिर भी नंबर कम दे रखे हैं। मैंने टीचर को बुलाया, मैंने भैया एक बार बताओ यार, तुमने ये इसमें आंसर गलत कैसे है? बोले सब बिल्कुल गलत लिखा है इसने आंसर। मैंने कहा यार जी 5 फलों के नाम पूछे थे तुमने, इसने बच्चे ने 5 फलों के नाम तो लिखे हैं, तो तुमने इसको यार 0 नंबर दे दिया, जी। ऐसा क्यों? तो बोला कि सर इसने वो नंबर नाम नहीं लिखे जो मैंने पढ़ाए थे, इसने अपनी मर्जी से लिखे। मैंने कहा एक काम करो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, या तो तुम नंबर ठीक कर दो इसके, और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि अभी आप घर जाओगे ना तो अपना हिसाब किताब करते हुए जाना यार, कल से आने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? भाई बच्चे ने क्या लिखा है ये उसकी मर्जी है ना, वो पढ़ के आया, हो सकता है वो तुमने नहीं पढ़ाया, वो अपनी मर्जी से पढ़ के आया, तो उसमें उसने गलत थोड़ी किया। तो बिल्कुल सर। वो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, अब वो ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू कोई सर। बात नहीं, ओके। मैं भेज देता हूँ अभी आपको। सर। ओके। थैंक यू सर।